नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस पाई विवेक सर में। भैया सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो एक बार तेजी में सारे बच्चे बता देंगे, आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है? किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी कल तक की क्लास में नहीं है? वर्ल्ड हिस्ट्री का यह आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है आज, ठीक है? हाँ, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की बात करेंगे हम, ठीक है? हाँ, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की हम यहाँ पे बात करेंगे। निहारिका, अमीषा पटेल, पंकज गुप्ता, शिव भक्त जी, आकाश, रुबीना शर्मा, प्रभा मिश्रा, बबीता तिवारी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। भैया रंजीत गुप्ता, मयंक सिंह, बहुत बढ़िया। चलो आज तो टाइम से आ गए मयंक सिंह, क्या बात है? चलिए, तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हम आपसे फ्रांस की क्रांति से पूछना चाहेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा समझे थे या उसको सच में आप एग्जाम में जो है, अगर ऑप्शन आता है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको करके आएंगे। फ्रांस की क्रांति हम पहला चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है? हाँ, अब पहला चैप्टर जो फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं, इसमें से कुछ सवाल। राजा का नाम जिसके समय विद्रोह हुआ, राजा का नाम जिसके समय विद्रोह हुआ, कब राजा बना, कब ये राजा बना, ठीक है? हाँ, कब ये राजा बना। दूसरी तरफ अगला पॉइंट, फ्रांस का संविधान कब बना, फ्रांस का संविधान जो है वो कब बना है? जल्दी से, तेजी में सारे बच्चे बनाएंगे सर, जल्दी से। मिराबियो और आबेसिये कौन था? मिराबियो और आबेसिये कौन था? जल्दी से, आबेसिये किसका नेतृत्व कर रहे थे, किसका नेतृत्व कर रहे थे? तेजी में सारे बच्चे, हाँ जल्दी से बताएंगे एक बार सारे बच्चे, हाँ जल्दी से, बहुत बढ़िया। तेजी में जितना बच्चा भी पढ़ा है सब जल्दी से बताएंगे। ऐसे अगर रिवीजन आपके दिमाग में सारा कुछ है तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहेगा आपके अंदर, याद रखिएगा। हाँ, अगर हम बात करें इसमें तो भाई राजा जो था वो लुई 16वां था, लुई 16वां राजा था, लुई 16वां राजा था। कब राजा बना? 1774 में। बुर्बो राजवंश का था। किस राजवंश का? बुर्बो राजवंश का। किससे शादी हुई थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट के साथ इसकी शादी हुई थी। क्लियर मामला। फ्रांस का संविधान 1791, ठीक ना? आबे सीबे और मिराबो किसका नेतृत्व कर रहे थे? जल्दी से बताएंगे। आबे सी और मिराबियो किसका नेतृत्व कर रहे थे भैया? अरे कुलीन और पादरी नहीं बताना है, ये थर्ड स्टेट का नेतृत्व कर रहे थे जो राजा का विरोध किए थे 5 मई 1789 को वर्साई में मीटिंग का, जो स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया था उसका विरोध किए थे। और ये जाकर के क्या किए? नेशनल असेंबली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किसका? नेशनल असेंबली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो टेनिस इंडोर कोर्ट में 20 जून को बैठक हुई थी उसका नेतृत्व कर रहे थे मिराबियो और आबेसिये। जहां पे मिराबियो जो है वो भाषण देता है वर्साई में जाकर के, आबेसिये एक निकालता है पत्रिका, उसका नाम है व्हाट इज थर्ड स्टेट, व्हाट इज थर्ड स्टेट, आबेसिये के द्वारा निकाला गया। सही है ना? याद है सबको? जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी, कुलीन और एक आपका तीसरा स्टेट, एक तीसरा स्टेट था आपका। क्लियर सबका? कोई समस्या, कोई परेशानी आपका? जल्दी से बताएंगे। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? सही है, क्लियर है ना? फ्रांसीसी क्रांति, कोई समस्या नहीं ना किसी को? हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। क्लियर है ना भाई? ऐसा कोई सिंगल पॉइंट नहीं ना कि गुरुजी समझ नहीं आया है, फ्रांसीसी क्रांति में क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्या करेंगे? नहीं ना, अपना तरीका थोड़ा अलग है, हैं? हाँ, जनसंख्या कितनी थी इस समय? 2,80,000, 2,80,000 जनसंख्या थी, याद रखिएगा। जल्दी से बताएंगे एक बार। क्लियर मामला? हाँ, चलिए।
आगे बढ़े। हाँ 2,80,000 नहीं 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 2,80,00,000 ना, 2,80,00,000, हाँ 2,80,00,000 बिल्कुल सही बात है। वर्साई के किले को तोड़ना, क्लियर। चलिए 12 अरब लिब्रे का कर्ज, एकदम वाह गजब। चलिए पॉलिटी भैया, पॉलिटी की बात करें तो आपका ये 199 रुपए का एक कॉम्पिटेटिव पॉलिटी का बैच लाए हैं, जिसमें हम पॉलिटी बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, ठीक ना। हाँ इसको याद रखिए। और ये मात्र 199 लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स पीडीएफ, डाउट ग्रुप होगा जहां पे हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, टेस्ट सीरीज होगा जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। हाँ आगे अगर बात करें तो आपका ये हिस्ट्री स्पेशल बैच है, ये मात्र 199 का है भैया, जिसमें क्लास नोट्स पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, ई बुक प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज होगा पीवाईक्यू बेस्ड, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी की हम बात करते हैं इसमें, और साथ के साथ कॉम्पिटेटिव भी हम बात करेंगे, इसमें बात करते चलेंगे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब। किसी भी बच्चे को पेड बैच से संबंधित समस्या होती है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में, बैच परचेज करने में, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 78701698 और 58 ये नंबर है। बाकी आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप का नाम आपको वहां पे सर्च करना है GS बाई विवेक सर, GS बाई विवेक सर, और यहाँ पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कीजिए, पेड बैच में जाइए, वहां पे जाने के बाद आप जो है बैच जो भी परचेज करना है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का बात करते हैं। यहां पे एक बार तेजी में पहले सारे बच्चे बता देंगे कि एकदम रेडी भैया, कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी बच्चे को ना है, जल्दी से एक बार बता देंगे तेजी में, क्लियर एकदम ना सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, शांति से पढ़ते रहेंगे। विवेक सिंह जल अर्पण करने गए थे, अच्छा ऐसा, सेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे भैया, ये जल अर्पण कर रहे हैं। चलिए देखिएगा सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। अब क्या देखें यहां पे कि जैसे अमेरिका में क्रांति हुई तो फ्रांस में उसका आग पहुंचा, अब जब फ्रांस में क्रांति होगी तो अब जो है विश्व के अन्य देशों में भी जहां पे निरंकुशता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, नागरिकों को अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता समानता नहीं है, वो वहां पे फ्रांस एक उदाहरण बन करके पहुंचा। फ्रांस की क्रांति उदाहरण बन करके, रूसो की बात करें, मोंटेस्क्यू की बात करें, लॉक की बात करें, वॉल्टेयर की बात करें, इन सबका विचार अब समाज में क्रांतिकारी ला देगा। समझ गए बात को। हाँ अब देखिए कहता है कि ने फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। 3 स्टेट थे, एक पादरी था, एक कुलीन था, एक तीसरा स्टेट था, और पादरी और कुलीन को विशेषाधिकार प्राप्त था, टैक्स नहीं देना पड़ता था, सारा टैक्स का भार तीसरे स्टेट को वहन करना पड़ता था। तो भैया ये तो असमानता था। कहता है समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गया। कहता है फ्रांस में जैसे ही ये हुआ ना, उसके बाद सब अब जो है पूरे यूरोप में ये बात छिड़ गया कि भाई ये जो समाज पे नियंत्रण किसका हो, स्वतंत्रता हो, नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं हो, समानता की बात होने लगी अब। ठीक है। हाँ और उदाहरण फ्रांस। कहता है कि इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरेजियो, विवियन डेरेजियो का नाम सुने होंगे, यंग बंगाल सुने हैं, कितने बच्चे सुने हैं?
अरे मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा सबके जवान पे है। विवियन डेरेजियो सुने है ना। तो राजा राम मोहन राय और डेरेजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में क्या किया, योगदान दिया। तो भाई फ्रांस, ये पहले हम लोग फ्रांस पढ़ लिए हैं क्योंकि फ्रांस ही अन्य देशों के लिए उदाहरण बनेगा, वहां का उदाहरण दिया जाएगा कि भाई अगर वहां उतना निरंकुश शासक जो कि पूरे देश को कैप्चर किए हुए था, ये पादरी और कुलीन का जो है पूरे पे वर्चस्व था, जब वहां पे समानता और स्वतंत्रता बंधुत्व की बात हो सकती है तो अन्य भागों में क्यों नहीं हो सकती। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, गुरु यहां तक क्लियर, फर्स्ट स्लाइड आपका कंप्लीट हो गया। कहता है मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। अब एक बात बताइए, सभी लोग समाज के परिवर्तन के पक्ष में कैसे रहेंगे? हाँ, और ब्राइटनेस से ज्यादा है और आप बोर्ड दोनों लोग ब्लर हो जा रहे हैं, हमरा बुझाता कम है निहारिका। तो एक बार कोशिश करते हैं, एगो बटन बताया गया है उसी से अगर हो गया तो सही है, नहीं तो भैया कुछ फर्क पड़ गया तो ठीक है। हाँ चलिए, हाँ अब देखिए, आगे देखिएगा। हाँ, गुड़िया कुमारी ऐप इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है हमको स्क्रीनशॉट भेजिएगा जरा ना। हाँ, कहता इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव भी धीरे धीरे हो। देखिए बहुत सारे लोग शुरू में कहता है कि बदलाव तो चाहते नहीं थे। हाँ, बदलाव चाहते नहीं थे, कारण क्या था? अब एक बात बताइए, आपको आतंक का युग याद है फ्रांस में 1793-94 के बीच में? जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपना रहे थे, रोबेस्पियर उनको पकड़ करके लटका दे रहा था, गिलोटिन पे चढ़ा दे रहा था। वो अलग बात है कि रोबेस्पियर को खुद एक दिन गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। समझ गए बात को? जल्दी से बताएंगे। तो वैसे ही बहुत लोग परिवर्तन के ये थे, और ये जो बहुत लोग क्या चाह रहे थे कि भाई परिवर्तन हो, लेकिन अचानक से नहीं हो, धीरे धीरे क्रमिक व्यवस्था। कहता है एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव थे, तो कुछ उदारवादी लिबरल या आमूल परिवर्तनवादी, जिसको रेडिकल यानी समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। ये जो आप पढ़ रहे हैं, रूढ़िवादी पढ़ रहे हैं, उदारवादी पढ़ रहे हैं, जो कंजर्वेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो आप रेडिकल पढ़ रहे हैं, ये हर समय इसका अर्थ एक ही नहीं है। हर समय इसका अर्थ एक ही नहीं है, समय के साथ साथ इसका अर्थ बदलते गया। ठीक है। हाँ, कहता है इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। तो रूस की जो क्रांति होगी ना, उसके बाद समाजवाद का विचारधारा जो है वो पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो रूस की क्रांति आगे पढ़नी, ठीक है। हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे। ठीक बा, मिलला पर बात हुई, ठीक बा। विवेक सिंह काहे बतिया रहे हो इतना भैया? उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। यानी जो उदारवादी थे, याद रखिएगा, एक उदारवादी जो थे ये चाहते थे समानता हो, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो, समानता की बात करते थे उदारवादी। ठीक है। कहता है आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन
कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अब एक बात बताइए, ईसाई धर्मी है, हाँ क्लियर ना दिख रहा है तो भैया एनसीईआरटी का पेज लगवाए हैं, टाइपिंग करने में गलत हो जाता था, ठीक ना। हाँ तो सुनते रहिए, जो चीज लिखा हुआ है वही पढ़ रहे हैं, ज्यादा आंख पे जोर देने का आवश्यकता ना है, ठीक ना। पीडीएफ भी मिल जाएगा, ध्यान से चीजों को जो समझा रहे हैं समझते रहिए आराम से, ठीक ना। पता चला कि सही करने के चक्कर में खत्म हो जाएगा तो कलशवो बंद हो जाएगा, समझ रहे बात को। हाँ टाइप जानबूझ के इसी चलते नहीं करवा रहे हैं। अब देखिए कहता है कि उस समय जो स्थिति ये थी कि एक ही धर्म को प्रश्रय दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था। एक तरफ उदारवादी कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन अगर चाहते हो, फ्रांस की क्रांति एक उदाहरण बन गई है, तो परिवर्तन इस तरह से करो कि एक ही धर्म को क्या करो, एक धर्म को नहीं बल्कि सभी धर्मों के साथ समानता का बात करो। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अधिकांश यूरोपीय देशों में क्या हो रहा है, एक ही धर्म को प्रश्रय दिया जा रहा है। जैसे कहता है ब्रिटेन में अगर बात करें तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन, अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया और स्पेन का बात कह रहा है तो यहां पे कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ठीक है। कहता है उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। अब ये उदारवादी जो हैं आपके, उदारवादी एक तरफ कर रहे हैं भाई समानता हो, क्या कर रहे हैं, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो, दूसरी तरफ कर रहे हैं कि वंशवाद नहीं हो। वंशवाद कहने का अर्थ है कि उत्तराधिकार वाला जो सिस्टम चल रहा है कि हम राजा तो मेरे बाद मेरा बेटा राजा, ये वंश आधारित जो है ये सिस्टम भी बंद हो, इसका भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, ठीक ना। व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा, कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, वो इस बात के पक्षधर थे, उदारवादी का बात कर रहा है, ठीक ना। जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी से एक बार बताएंगे, यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी, जल्दी से। कहता है उनका कहना क्या था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। तो भाई उदारवादी जो थे इनका भैया विचार एकदम बिल्कुल ही क्लियर था। उदारवादियों का विचार क्या था, थोड़ा एक लाइन सुनिएगा ध्यान से। उदारवादियों का विचार था किसी एक धर्म को संरक्षण ना दिया जाए, उसको प्रश्रय ना दिया जाए, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो। जैसे ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और आपका स्पेन में कैथोलिक जो है उनको संरक्षण दिया गया था, वैसा नहीं हो, सभी धर्मों का समान संरक्षण, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो। दूसरा पॉइंट कहा कि ये वंश आधारित जो है ना, ये सिस्टम पे क्या करते थे, इनका जो है ये विरोध करते थे। ये व्यक्ति विशेष के अधिकारों की बात करते थे कि व्यक्ति विशेष का अधिकार होना चाहिए। क्लियर, यहां तक आगे बढ़ेंगे। अब वो पॉइंट कहता है कि ये जो है ये ऐसी निर्वाचित सरकार उदारवादी चाहते थे, तो मतलब कि वंशवाद जो है आपके राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ थे। पॉइंट को समझिएगा, अगर निर्वाचित सरकार की बात कर रहे हैं मतलब कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्र की तरफ भाग रहेंगे, इनका विचार ऐसा है। ये कह रहे हैं कि वंशवाद गलत है मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था गलत है, ठीक है। हाँ, पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि ये लोकतंत्रवादी भी नहीं है। विचार इसके हैं जो लोकतंत्र से मिलजुल रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक जैसा है नहीं। आगे देखिए, ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। अब बताइए, वे को कहावत सुने हैं कि कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है ना, कोई चीज ना उगल सकते हैं और ना उसको लील सकते हैं, मतलब ना खा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, वही स्थिति लोग कर दिया है। एक तरफ कह रहा है कि वंशवाद के खिलाफ है, एक तरफ कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का बात, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो। ये निर्वाचित सरकार में जो है विश्वास करते हैं, व्यक्ति विशेष के अधिकारों की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहा है कि ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जैसी सोच भी नहीं रख रहे हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं चाहते हैं कि सभी लोगों को मतदान का अधिकार हो। अब क्या चाहते हैं,
अब क्या चाहते हैं? कहता है कि उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। अब बताइए, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? जो संपत्तिशाली हो। मतलब घुमा फिरा रहा है। क्या कर रहा है? घुमा फिरा रहा है। 4 पॉइंट वा इधरों से ले लिए, 2 पॉइंट वा इधरों से ले लिया, बोल रहे हैं कि भैया हम बीच बीच में रहेंगे। समझ आया ना? इन लोग का सोच समझ आ गया। वंशवाद नहीं चाहता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोध है, निर्वाचित सरकार चाहिए, लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं मानेगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं मानेगा। आगे क्या करेगा? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है केवल संपत्तिशाली को वोट देने का अधिकार हो। अब आप ही लोग बताइए कौन विचार नया पैदा ले लिया है? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे। कहता इसके विपरीत अगर देखें रेडिकल समूह की, तो रेडिकल समूह जो है आपका, ये लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। अब रेडिकल वाले का क्या कहना है? अब देखिए यहां पे हम क्या बताएं, एक है लिबरल और एक है आपका रेडिकल। लिबरल मतलब उदारवादी, वो पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है। कुछ पॉइंट लोकतंत्रात्मक मान रहा है, कुछ पॉइंट अपने तरफ से दे रहा है। रेडिकल जो है वो कुछ परिवर्तन चाहता है। उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि भाई ऐसी सरकार हो जो बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं। कहता इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। अभी रेडिकल जो है ये महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का समर्थक है कि महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये पॉइंट तो सही कह रहा है, इसका तो तीनों पॉइंट अभी तक सही जा रहा है। समझ आया? रेडिकल का कहना है कि भाई बहुमत के आधार पे जो सरकार गठित हो वो हो। दूसरा इनका कहना है महिला मताधिकार हो, महिलाओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इनका क्या कहना है कि ये जो जमींदार ये सब है, इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त है, ये विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, समानता, सभी को एक अधिकार हो। कहता है वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। लीजिए अब आया, देखिए इसका भी पॉइंट घुसा। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का जरूर विरोध करते थे कि मुट्ठी भर लोगों के पास देश की अधिक संसाधन हो जाए और बहुत सारे लोगों के पास संसाधन ही ना हो। यह भी पॉइंट इनका सही था। जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। रूढ़िवादी तबका जो है ये रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब एक बार सारे बच्चे तेजी में बताएंगे। उदारवादी का डिमांड और रेडिकल का डिमांड दोनों समझ गए? उदारवादी मतलब लिबरल, जो बीच बीचवा में चल रहा है, ना इधर का बात पूरा कह रहा है ना इधर का बात कह रहा है। रेडिकल जो है, जो आमूल परिवर्तनवादी है, उसका पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है। जल्दी से एक बार बताएंगे, एक बार तेजी में सारे बच्चे, एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। यहां तक क्लियर है मामला? उदारवादी का स्टेटमेंट समझ गए, रेडिकल का स्टेटमेंट समझ गए। अब आगे हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि उदारवादी का और रेडिकल का दोनों के खिलाफ जाएगा कौन? ये रूढ़िवादी तबका। समझ आया नहीं आया? देखो किसी को नहीं आया है तो बता दो भैया कि गुरुजी रूढ़िवादी वाला समझ, उदारवादी वाला समझ नहीं आया। उदारवादी का सिंपल पॉइंट समझो। उनका कहना है कि भाई ये वंशवाद पे आधारित राजनीति नहीं चलना चाहिए, हमको निर्वाचित सरकार चाहिए, हमको निर्वाचित चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उनका क्या कहना है? धर्म विशेष को जो संरक्षण दे रहे हो, नहीं, सभी धर्मों का समान संरक्षण दो। समझ आया? उनका कहना है कि भैया लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो चाहते भी नहीं है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं चाहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वो कहते हैं कि संपत्तिशालियों को वोट का अधिकार होना चाहिए। समझ आया? जबकि इनका क्या कहना है? ये तो बात कहना है उनका उदारवादियों का। रेडिकल जो आमूल परिवर्तनवादी, इनका क्या कहना है कि भाई बहुमत के आधार पे जो सरकार स्थापित हो उससे शासन चले। अगला पॉइंट, महिला मताधिकार होना चाहिए, महिलाओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए। इनका कहना है कि जो जमींदारों को और अन्य वर्गों को जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। समझ आए सबको? जल्दी से एक बार बताएंगे तेजी में सारे बच्चे। हाँ समझ आ गया? दोनों का अंतर समझ गए ना? कॉपिया में लिखियो लीजिएगा तो लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहेगा। दोनों का अंतर है ये।
राहुल जायसवाल कह रहा है फिर से, जैसे लग रहा है कि यहाँ है क्या है, वंस मोर गाना चल रहा है। जल्दी से बताएंगे, यहां तक क्लियर। अब देखिए, लेकिन रूढ़िवादी जो है वो दोनों के खिलाफ जाएगा। क्या कहेगा देखिएगा, कहता है मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगा। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करता था। जो रूढ़िवादी है वो पहले परिवर्तन का विरोध करता था, ठीक ना। लेकिन अब फ्रांस का क्रांति हुआ तो वो भी कहेगा कि परिवर्तन चाहिए, मरता क्या न करता, समझ गए। हाँ, कहता है लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। रूढ़िवादी का कहना है कि भाई देखो, पहले ये विरोध किया परिवर्तन का, अब बोल रहा है कि परिवर्तन लाओ, परिवर्तन है आवश्यक है, हम मानते हैं, लेकिन परिवर्तन अचानक से मत करो। जो पुराने जो नियम हैं उसका भी रिस्पेक्ट करो और धीरे धीरे एक एक चीज को हटाते जाओ और परिवर्तन अपना करते जाओ। इसका भी वैलिड पॉइंट है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुआ। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक राजाओं धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को अस्पष्ट कर दिया। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि भैया एक तो बताए आप क्या, एक उदारवादी का विचार बताए, एक उदारवादी का विचार बताए, ठीक है। एक आपको रेडिकल का विचार बताए, रेडिकल का विचार बताए जो आमूल परिवर्तनवादी, और एक जो किसका बताए हम भैया, रूढ़िवादी का विचार बताए। तेजी में बताएंगे एक बार। अगर रूढ़िवादी की बात करें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि परिवर्तन हो, परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे, ये कह रहा है कि धीरे धीरे परिवर्तन हो और अतीत का सम्मान करते रहिए। मतलब जो पहले का मामला चल रहा है उसको पूरी तरह हटाइए मत, अतीत का सम्मान भी कीजिए, अतीत का सम्मान भी कीजिए। रेडिकल का क्या कहना है कि भैया बहुमत आधारित सरकार हो, बहुमत आधारित सरकार हो, महिला को मताधिकार हो, महिलाओं को मताधिकार हो, विशेषाधिकार नहीं हो, ये जो जमींदार वगैरह हैं इनको विशेषाधिकार नहीं हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है मामला। हाँ, ये जो ना दिखने वाला जो रोना रो रहा है सब बाबू, एक बार लिख दिए हैं, यहां पढ़ लो, यही पॉइंट वह इतना देर से समझा रहे थे, अब लिख दिए हैं। अगर ना पढ़ने का मन है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर बहाना ढूंढ रहे हो तो वो भी अलग बात है। दिख रहा है आप, इसका क्या कहना है कि भैया वंशवाद नहीं, वंशवाद, वंशवाद नहीं, वंशवाद नहीं चाहिए, वंशवाद नहीं चाहिए। हाँ, आगे देखिएगा, अगला पॉइंट ये कहता है कि भैया यहां पे क्या हो, यहां पे धर्म विशेष का जो है, धर्म सभी धर्मों को समान माना जाए, सभी धर्म समान। दूसरी तरफ क्या कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं हो, मताधिकार नहीं हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं हो। अगला पॉइंट ये क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है संपत्तिशाली को वोट देने का अधिकार हो, संपत्तिशाली को वोट का अधिकार।
ये व्यक्ति विशेष के अधिकार की बात करता है, पूरे समूह का नहीं, व्यक्ति विशेष का अधिकार। क्योंकि देखिए ये पॉइंट हम जानबूझ के लिखे हैं। यहां पे क्या किया जाएगा, अगर यहां पे आपसे क्या करेगा कि स्टेटमेंट बना दिया और गलती से स्टेटमेंट जो है आपको रेडिकल वाला स्टेटमेंट उदारवादी में और उदारवादी वाला स्टेटमेंट रूढ़िवादी में डाल दिया, तो पूरा पढ़ा पढ़ाया गुड़ गोबर कर देंगे। रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है ना। हाँ, समझना है चीजों को, ठीक है। ये अंतर समझ में आया, एक बार सभी बच्चे बता देंगे। तरीका सही है ना बाबू, पढ़ाने का तरीका बता देना हमको। हाँ ठीक है ना, कि भाई तरीका सही लग रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं लग रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, लॉन्ग टाइम तक चीजें दिमाग में रह रही है या नहीं रह रही है, ये सब बताते चलिएगा हमको। 1% भी अगर मेरे अंदर कमी दिखेगा, कमी बोले तो पढ़ाने के सेंस में, तुरंत बोलिएगा वहीं पे गुरुजी यहां पे ये पॉइंट मिस्टेक है। पीडीएफ मिलेगा, आगे देखिएगा। अभी गुड नाइट कह करके वो अभी जी सर कह रहा है, समझ आ रहा ना सबको। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन क्या है। कहता है ये राजनीतिक रुझान जो है एक नए युग का योतक थे। यह दौर जो है गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह जो दौर था ये सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। सामाजिक भी बदलाव होगा, आर्थिक भी बदलाव होगा, ठीक है। अब देखिए, कहता है यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। अब नए नए उद्योग स्थापित हो गए, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, औद्योगिकरण संपन्न हो चुका है। अब इन औद्योगिकरण के उद्योगों के चक्कर में ही नए नए शहरें बसेंगी, नई नई नगरें बसेंगी। तो अब जो है समाज कई वर्गों में विभाजित होगा, आर्थिक तौर पे असमानता भी होगी, कोई अमीर अमीर रहेगा, कोई गरीब बिल्कुल ही ये रहेगा। तो सामाजिक और आर्थिक तौर पे, हाँ, सामाजिक और आर्थिक तौर पे यहां पे बात करेगा। अब परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक ना, जल्दी से बताएंगे। रुबीना शर्मा 10 बार पढ़े, आज इन तीनों में अंतर समझ पाए। अरे 10 बार नहीं पढ़ना है, एक बार क्लास ज्वाइन कर लेना है। हाँ बस यहां तक समझ गए। औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। अब औद्योगिकरण में क्या हुआ कि चाहे औरत हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो मतलब पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, सभी क्या करेंगे, उद्योगों में क्या करेंगे कि जब जो है औद्योगिकरण मतलब क्या, नई नई मशीनें आ गई, नई नई मशीनें आ गई। अब काम करने के लिए, काम करने के लिए क्या होगा, अब जो है ये सभी लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं जाएंगे कारखानों में, हानिकारक स्थलों पे, नहीं, सभी जाएंगे, सभी जाएंगे। कहता है कि सबको कारखाने में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली जो है बहुत लंबी होती थी और मजदूरी क्या था, बहुत कम था। कहता है ऐसा नहीं है कि 8 घंटा का शिफ्ट है, 6 घंटा का शिफ्ट है, काम का टाइम बहुत लंबा कर दिया, मजदूरी कम कर दिया है। कहता है कि ये बेरोजगारी जो है आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट जो है वो, अरे बीचवा में फोटोया देकर के माहौल खराब कर देता है हमरा। 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि में देखिए, देखिए कैसे मारपीट ला उतर गया है, देख रहे हैं ना, ये देखिए सब कैसे भीड़ लगैले है, गरीबों की दशा दिखा रहा है यहां पे। अब थोड़ा एक बार लाइनवा पे आने दीजिए हमको, गड़बड़ा गया लाइन में। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। अब इस पॉइंट को कैसे समझिएगा, जैसे आपके यहां से गांव घर से जाता है सब कमाने दिल्ली, अब उस सबको देखिएगा कि कई ऐसा लोग है जो कि सीजन में, कोई गर्मी में, कोई बरसात में तो बहुत लोग आकर के गांव आ जाता है खेती करने के लिए,
क्योंकि जिस कंपनी में लगे थे, जिसका चीज का प्रोडक्शन होता था, उसकी मांग कम हो गई मार्केट में। वो कंपनी वाले जो है एक सारे मजदूरों को बाहर कर दिए। अब जब जरूरत पड़ेगा तब बुलाएंगे हैं? अब जरूरत पड़ेगा तब बुलाएंगे। ऐसा ही स्थिति है, जब मार्केट में मांग ही नहीं रहेगा तो औद्योगिकरण उद्योगों में क्या बनेगा? नहीं बनेगा, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे। लेकिन एक बात और देखिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो, जनसंख्या वृद्धि में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हैं? जनसंख्या वृद्धि में कमी नहीं होना चाहिए। यही चल रहा है। लाख बेरोजगारी है, लाख गरीबी है, लेकिन जनसंख्या भैया तेजी में भागेगा। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। अब जब तेजी में क्या होगा? जब तेजी में जनसंख्या में वृद्धि होगा, ज्यादा से ज्यादा बसावट होगा, तो चैलेंजेस, चुनौतियां ये भी है कि भाई उस बसावट को साफ सुथरा भी तो रखना है। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, उदारवादी और रेडिकल दोनों इस समस्या का समाधान खोज रहा है कि भाई इतना जो तेजी में बसावट हो रहा है आपस में बातचीत नहीं भैया। अब इतना तेजी में जो बसावट हो रहा है, साफ सफाई कैसे किया जाए, रेडिकल भी सोच रहा है और ये आपका उदारवादी भी सोच रहा है। साफ सफाई जरूरी है ना, नहीं तो जितना पैदा होगा उससे ज्यादा गंदगी से मर जाएगा। है? प्रज्ञा तिवारी गुरुजी, आज सच में पहली बार समझ आया, इसके पहले रटते थे वर्ल्ड हिस्ट्री को ना। रटना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को रटना नहीं है। हम खुलेआम बोल रहे हैं, समझिए चीजों को, एक दूसरे से कोरिलेट कीजिए, तब समझ में आएगा। रटना नहीं है कि लाइन टू लाइन हम रटवा दिए, फिर एमसीक्यू उसी पे करवा दिए। 20 गो में 15 गो एमसीक्यू, 10 गो एमसीक्यू, बच्चा बच्चा कर ले, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है। स्टेटमेंट वाला समझ में तभी क्वेश्चन कर पाएंगे जब चीजों को समझेंगे, कितना भी टफ दे दे आयोग के द्वारा। चलिए समझिएगा, लगभग सभी उद्योग जो है व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। मतलब इसका समझे, मतलब कहने का अर्थ है भाई कि जितने भी उद्योग थे वो प्राइवेट थे, व्यक्तिगत थे, निजी थे, सरकार के नियंत्रण में नहीं थे, तो उनका काम प्रॉफिट कमाना ज्यादा होगा। कहता है बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहां बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। अब इसमें भी अमीर लोग हैं, इसमें भी अमीर लोग हैं, भी बिजनेस से पैसा कमाया है। इसका कहना है कि भाई गंदगी रहेगा तो गलत चीज है, मजदूरों को स्वस्थ रखो, वो थोड़ा पढ़े लिखे रहेंगे तो और बढ़िया रहेगा। अब देखिए, कहता है कि ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे, कि जन्म से जो विशेषाधिकार मिला हुआ है कि भाई इस वर्ग में जन्म लिया तो तुम विशेषाधिकार वाले हो, चाहे पगला हो, चाहे विकलांग हो, चाहे कुछ भी हो, है? जन्म से विशेषाधिकार नहीं। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। आप प्रयास कीजिए, आपके अंदर प्रतिभा हो, आप श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप जो उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। फिर वही बात मुन्ना भैया वाला कि अगर आप योग्य हैं, बुरा तब लगता है जब आप योग्य हैं और आपकी योग्यता नहीं पहचानी जा रही हो। और दूसरा डायलॉग, अमर हम हैं, आप नहीं, ठीक ना, याद रखिएगा।
कहता उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। अब देखिए, रेडिकल और उदारवादी का सोच भैया बड़ा बढ़िया लग रहा है। रेडिकल और उदारवादी का सोच जबरदस्त, एवन एकदम। कह रहा है खुलेआम जिसके पास संपत्ति है खुले रूप से अपना वो बिजनेस करे, श्रम करें लोग, ठीक है, प्रयास करें, उद्यमशीलता, ये सब में विश्वास इनका है। इनका कहना है कि भाई देखो मौका दो, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उनको रोक टोक मत करो, उनको मौका दो, तब तरक्की होगा। कहता है कि इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशक में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। अभी देखते हैं ना, कोई पार्टी है, अब कोई पार्टी आकर के अगर अपना विचार ऐसा रख दी जो कि लोगों को वही जरूरी था, तो लोग उस पार्टी के समर्थक हो जाएंगे, कार्यकर्ता हो जाएंगे। वही हुआ जब रेडिकल उदारवादी बोला कि भाई प्रतिभा को पहचानो, श्रम का रिस्पेक्ट करो, मजदूरों को जो है साफ सुथरा रखो, स्वस्थ रखो इनको, ठीक है, हाँ, जिनके पास पूंजी है उनको खुला जो है खुलेआम खेलने दो। तो अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो हमारा समर्थक है, तो लोग क्या किए, रेडिकल और उदारवादी के इस जो है मतलब कि जो बात इनका जो विचार था, इनकी भावनाओं में बह गए लोग और इमोशनल होकर के इस पार्टी के इर्द गिर्द जो है लोग आने लगे। तो जल्दी से एक बार बताएंगे, अगर क्वेश्चन आया कि रेडिकल और उदारवादी के जो है जन समर्थन ज्यादा हो गया, वो जनता को जो है लामबंद करने में सफल हुए, इसका कारण क्या था, जल्दी से एक बार बताएंगे। भाई थोड़ा सा मेंस टाइप का पढ़ा दें हम। आप इसी चीज को ना 200-250 शब्द में आराम से लिख देंगे अपनी भाषा में, समझ गए, ये चैलेंज कर रहे हैं हम, अगर शांति से समझ गए मेरी बातों को। तो इसी में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि रेडिकल और उदारवादी जो है वो 19वीं सदी में जो आपका जो औद्योगिकरण जो है समाप्ति की ओर था और जो नए नए शहर जो है बस रहे थे, उस दौरान रेडिकल और उदारवादी जो है जन समर्थन ज्यादा इकट्ठा करने में कैसे सफल हुए, जल्दी से एक बार बताएंगे। तो कारण समझ गए ना, क्योंकि ये बोले भाई कि मजदूरों को स्वस्थ रखो, उनका पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो जो कमियां थी, जो जो मजदूरों को नहीं मिल रहा था, जिन जिन चीजों की कमियां थी, वो इसी बात की डिमांड किए। जल्दी से समझ आया गुरु? यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। देखिए, सबके अंदर आग लगा हुआ है, सबके अंदर आग लगा हुआ है। आग लगा हुआ है कहने का अर्थ है कि ये वंशवाद के खिलाफ जा रहे हैं। फ्रांस एक उदाहरण बन चुका है सबके लिए, फ्रांस की क्रांति। अब ये चाह रहे हैं कि क्या हो भैया, अब ये चाह रहे हैं कि भाई हम जैसा चाह रहे हैं ऐसी सरकार हो, ऐसी शासन व्यवस्था हो। अब जब इसके उलट होगा तो लोग विरोध करेंगे, और वही विरोध हुआ फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में। अब ये क्या करेंगे कि ये जो राष्ट्रवादी हैं, उदारवादी, रेडिकल आंदोलन जो है, ये इस क्रांति के पक्ष में है। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए, राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे कि भाई राजा सही नहीं है। जल्दी से एक बार बताएं। कहता है कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, यानी समानता की बात कर रहे थे, ये समानता की बात कर रहे थे। लेकिन जब तक राजतंत्र होगा, और ये राजतंत्र में पॉसिबल नहीं है, राजतंत्र में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजतंत्र में कुछ वर्ग ऐसा होगा जिसको विशेषाधिकार प्राप्त होगा, और जब विशेषाधिकार प्राप्त होगा तो हम समाज में समानता की बात कर ही नहीं सकते हैं। समाज में समानता कब होगा? हमारे यहाँ क्या किया गया समानता लाने के लिए? बोला गया छुआछूत हटाओ, अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 क्या बोला? बोला ये जो राय और दीवान और राय बहादुर लगा करके घूमते हो कि हम समाज में विशिष्ट हैं, पहले ही विशेषाधिकार हटाओ,
सब समानता की बात करो, बोला गया ना, वैसे ही ये बोला 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी, ये आपका गोसेप मेजनी है, गिसेपे मेजनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। मेजनी का याद रखिएगा, मेजनी इटली में मेजनी यही षड्यंत्र रचा राजा के खिलाफ, ठीक ना। हाँ, यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के खिलाफ मिलकर के और राजा के खिलाफ साजिश रचा था। कौन? मेजनी। जल्दी से एक बार बताएंगे। जी, पीढ़ी पर से हटाया गया 26वां संविधान संशोधन। हाँ, जो विशेषाधिकार प्राप्त था, बिल्कुल रामचरण, हाँ, जो विशेषाधिकार प्राप्त था कि भैया राजा का उत्तराधिकारी है तो उनको भी सुविधाएं मिलेगी, बोला गया नहीं, अब कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? हाँ, जो देसी रियासत, जो प्रिंसली एस्टेट आप लोग पढ़े थे, 562 प्लस जो देसी रियासतें थी, जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। कहता है यूरोप में समाजवाद का आना। अब यूरोप में समाजवाद का आना कैसे है? कहता है कि समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। समाज के पुनर्गठन की जो संभावना होगी कि समाज एक पुनर्गठित होगा, समाज पुनर्गठित होगा, और सबसे दूरगामी दृष्टि, सबसे दूर का अगर बात करें तो विचारधारा क्या था कि समाजवाद ही था। जब समाज पुनर्गठित करेंगे आगे समाजवाद स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कहता है कि 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था, ठीक ना। अब इसकी तरफ, समाजवाद की तरफ क्या है, ध्यान आकर्षित हो रहा है लोगों का कि भाई समाजवाद चाहिए। कोई मुट्ठी भर लोगों का जो है वो पूरे जो है राज्य के संसाधनों पर जो है स्वामित्व नहीं हो। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से एक बार। कहता है समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। ये जो समाजवादी थे ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। निजी संपत्ति के विरोधी, देखिए क्या कहना था इनका कि भाई निजी संपत्ति अगर हो गया तो निजी संपत्ति कोई गलत चीज तो नहीं है, लेकिन निजी संपत्ति वाला चाहे, जिसके पास, मेरे पास अब अरबों खरबों रुपया हो गया, हम चाहे तो बिजनेस स्थापित कर करके लोगों को यहां पे काम दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो ये गलत है। तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरे पास गलत है। निजी संपत्ति, संपत्ति का अधिकार इस चलते मौलिक अधिकार से हटाया गया। एक में बोला गया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज एफ, और एक आर्टिकल 31। एक कहता है कि खुद के द्वारा अर्जित किया गया संपत्ति, एक कहता है एंसेस्टर प्रॉपर्टीज, पूर्वजों की संपत्ति, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। कहता है कि वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। कहता है कि जो संसाधन है, जो उत्पादन के साधन है, इस सबका स्वामित्व बराबर हो, और जब सबका स्वामित्व बराबर होगा, समाजवाद यही है, तो सबका हित दिखेगा। अब मुट्ठी पर बैठे लोग अगर पूरे संसाधन पे कब्जा कर लिए तो जो संसाधनहीन लोग हैं उनको संसाधन तक पहुंच नहीं होगा, तो फिर समाजवाद कैसे? फिर तो असमानता ही रह गया। कहते हैं समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। क्या किया? अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? अब एक बार जल्दी से बताएंगे, समाजवादी लोगों, जो समाजवादी विचारधारा वाले थे, उनका सोच क्या था? इस पॉइंट को समझ गए? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे सेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे। भाई ये स्टिकर का खेला चल रहा है भैया, इका स्टिकर है। सुनो, हमारा क्लास में स्टिकर मत भेजा करो, काहे कि हमको स्टिकर गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा का भेजे हो। डायरेक्ट लिखा करो, ठीक है? हाँ, क्या समस्या है? चलो जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर चीजें? तो रेडिकल, उदारवादी, ठीक है, इनका पॉइंट समझ गए सभी बच्चे? समाजवाद का बात क्या कह रहा है ये समझ गए सभी बच्चे? क्लियर सभी चीजें? आगे बढ़िए, जल्दी से बताएंगे। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बता देगा गुरुजी यहां पे दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ये भी बता देगा।
कहता है समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858, याद रखिएगा। हाँ, जल्दी से एक बार तेजी में, क्लियर मामला। रॉबर्ट ओवेन जो कि क्या थे, इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति ने इंडियाना एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। अब ये पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा है, अगर एग्जाम में आ गया क्या कीजिएगा। रॉबर्ट ओवेन जो एक प्रसिद्ध जो है आपके उद्योगपति थे, किस देश के थे, तो आपके याद रखिएगा कि ये जाने माने उद्योगपति इंग्लैंड के थे, रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय, न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर सभी। हाँ, आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा और सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे। गुरु समझ आ रहा, नहीं आ रहा, एक बार बता दो सब। समझ आ रहा ना। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के प्रसिद्ध उद्योगपति। कहता है कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहल कदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। अब समाजवादी का क्या कहना था कि भाई रॉबर्ट ओवेन आगे आए। अब रॉबर्ट ओवेन आगे आकर के एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह की जो क्या किए, समुदाय की रचना का प्रयास किए। समाजवादी का क्या कहना है, समाजवादी का कहना है केवल अकेले ऐसे व्यक्तिगत से कुछ नहीं होने वाला है, सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। इक्का दुक्का लोग आएगा, इससे कुछ नहीं होना है। सरकार अगर इसमें आगे बढ़े तब जाकर के एक बड़े लेवल पे इसमें कुछ कार्य किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। कहता है फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव में क्या था कि कोऑपरेटिव में मतलब कि कोई चीज उत्पादन किए, ठीक है, एक ही हित होगा सभी लोगों का, वो उत्पादन किए। अब उत्पादन करने के बाद जो वो उत्पादन से जो प्राप्त आय होगा, अब उस आय को सभी आपस में उस यानी कि प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। ये कोऑपरेटिव का काम, ठीक है। लुई ब्लांक का बात कर रहा है फ्रांस का, ये जो चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। केवल कैपिटलिस्टों की बात नहीं कर रहा है, ये सामूहिक उद्यम की बात कर रहा है, वही समाजवादी विचारधारा इनके अंदर भी। कोऑपरेटिव क्या है, ऐसे लोगों का समूह जो मिलकर के चीज बनाते हैं, ठीक है। सहकारी जिसको बोल सकते हैं आप, सहकारी, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत क्या किया गया, सहकारी संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक बना दिया गया और सहकारिता के क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में वैसे व्यक्ति को मनोनीत भी कर दिया गया। कुल सदस्यों के 1/6 को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं ना राज्यपाल। तो जहां राष्ट्रपति को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा का ही 4 क्षेत्रों से किया जाएगा, वहीं आप देख रहे हैं कि राज्यपाल को एक 5वां क्षेत्र सहकारिता क्षेत्र से भी मनोनीत करने का पावर दिया गया है। तो वही सहकारिता क्षेत्र में लोग उत्पादन करें और भाई प्रॉफिट को बांट ले आपस में। समझिएगा, जल्दी से बताइएगा। कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। कार्ल मार्क्स 1818 से 82 और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार क्या था, याद रखिएगा। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, एकदम एक के बार में, कोई इधर उधर का बातचीत नहीं, डायरेक्टे बोले। हाँ, डायरेक्टे बोले कि भाई ये जो औद्योगिक समाजवाद है ना, ये जो उद्योगों की स्थापना जो कर रहे हो, बोल रहे हो कि उद्योगों से की स्थापना से हम समाजवाद ला देंगे, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। क्योंकि जिसके पास पूंजी होगा उद्योग ही स्थापित करेगा, तो उसका ही क्या होगा, उसका ही वर्चस्व रहेगा समाज पे। एकदम एक के बार 10 लाइन का एक लाइन बोल दिए। आगे देखिएगा, कहता है कि फैक्ट्री में लगी पूंजी पर
पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। देखिए, अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। भैया एकदम एकदम पूरे ताव में बतिया रहे हैं। कार्ल मार्क्स, क्या विचार है इनका? समाजवाद। लेकिन समाजवाद इनका विचार दूसरा है, ये लोकतांत्रिक समाज की तरफ नहीं बढ़ते हैं। समाजवाद में भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। इंदिरा गांधी का वो स्टेटमेंट याद कीजिए। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट क्या है? सोशलिज्म इज नॉट आइडियोलॉजी इन इंडिया, सोशलिज्म इज अ पॉलिसी इन इंडिया। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट कि जो समाजवाद है वो हमारे यहाँ विचारधारा नहीं है, हमारे यहाँ समाजवाद नीतियों में झलकता है, नीतियों में दिखता है। कार्ल मार्क्स का कहना है नहीं भैया, नीति वीति गया तेल लेने, छोड़ो हटाओ, नीति वीति का बात ही नहीं है। तो इनका कहना है कि भाई जब तक ये उद्योगपति रहेंगे, ये पूंजीवाद उद्यम जो है, ये आपका उद्योगपति जो है, ये आपका किस पे आधारित है? ये पूंजीवादी व्यवस्था पे आधारित है। पूंजीवादी अपना पूंजी लगाएगा, उद्योगों पे उसका स्वामित्व रहेगा, उसका नियंत्रण रहेगा। वो सोचेगा वहां से प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट कमाने का वहां से जो उत्पादन हो रहा है, यहां से जो वहां से जो वैल्यू निकल रहा है, जो उत्पादन हो रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है उद्यमियों को, उद्योगपतियों को, ये मेहनत कौन कर रहा? मजदूर कर रहा। और मजदूर कर रहा जब तक तुम जो है इनका विरोध नहीं करोगे, निजी संपत्ति का विरोध नहीं करोगे, तब तक तुम वैसे ही अपना मेहनताना जो है वो उत्पादन जो है उसका प्रॉफिट जो है उद्योगपतियों को देते रहोगे। तो इससे बढ़िया है कि इसको उखाड़ फेंको, इसको उखाड़ फेंको। अब देखिए, मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। कहता है अपने आप को इन उद्योगपतियों से अगर मुक्त करना है ना, अगर अपने आप को उद्योगपतियों से मुक्त करना है, तुम लोग एक जो है मजबूत एक बनाओ अपना, ठीक ना? हाँ, एक मजबूत अत्यंत भिन्न किस्म का एक समाज बनाओ और जिसमें जो है सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। तो किस गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं हो स्वामित्व, पूरे समुदाय का, पूरे समाज का जब हो, और जब पूरे समाज का उस पर स्वामित्व रहेगा तो वहां पे सामूहिक जो है सामाजिक हित का बात होगा, वहां पे सामूहिक हित का बात होगा। फिर गिने चुने लोग आकर के अपना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तब जो तुम मेहनत करोगे वहां से जो तुम्हारा जो प्राप्त होगा, जो आय होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो आपस में तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और जब तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो इससे क्या होगा कि जो उद्योगपति तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, ये शोषण खत्म। क्लियर? उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया, वो इसको कम्युनिस्ट का नाम दिए, वो इसको कम्युनिस्ट का नाम दिए। कहता है कि मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत किसका? अंततः मजदूरों की ही होगी। अब सोचिए कितना दिव्य दृष्टि का आदमी है ये। कितना दिव्य दृष्टि का आदमी। बोला भाई अगर उद्योगपति और मजदूरों में विवाद होता है तो अंततः जीत मजदूरों को ही होगी। आगे पॉइंट कहता है कि उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा, कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज है। उद्योगपति हार जाएंगे मजदूरों से। अब जल्दी से एक बार बताएंगे सभी बच्चे। रितेश भारद्वाज, हाँ इतना पूंजी आ गया कि हम तो अब अमेरिका और दुबई घूमने जा रहे हैं। हाँ इतना पूंजी आ गया, बताओ। अरे स्टूडियो खोले हुए कितना दिन हुआ? 1 महीना ही हुआ है ना। उससे पहले 20,000 रुपए रेंट देकर के स्टूडियो पे 2 महीने पढ़ाए हैं। भूल गए क्या? बताओ। 80 किलोमीटर बाइक चला करके जाना, 80 किलोमीटर बाइक चला करके आना। अब स्ट्रगल क्या होता है ना, हमसे पूछो। और जिसको पता है वो जानता है। समझ गए संघर्ष क्या होता है। लेकिन बस एक ही चीज, तुम्हारे अंदर जिद अगर हो ना, तुम्हारे अंदर अगर जिद हो
तो कोई भी काम असंभव नहीं है, याद रखना। जिद होना चाहिए तुम्हारे अंदर। हाँ, तकिया में पैसा रख देते हैं और वहीं पर सोते हैं, पूरा बेडवे पर तक पैसा है, उसी पे सो रहे हैं, ऐसे बतिया रहा है आके। तो बात वही है, देखो आए अपना डायलॉग। हाँ हाँ, अब देखिए बात वही है भैया, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं, शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। तो मार्क्स का विचार समझ गए। मार्क्स का कुल मिलाकर के विचार यही कहना है कि भाई इन उद्योगपतियों का विरोध करो, और ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो संपत्ति संकेंद्रित है, ये पूरे समाज में होना चाहिए। तो जो संसाधन है, जो उत्पादन का साधन है, इस पे पूरे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। समझ गए ना? आगे देखिए। हाँ, कहता है कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था, पूरे यूरोप में फैल चुका था। हाँ, जल्दी से एक बार बताएं। हाँ, एक बार तेजी में सारे बच्चे, यहां तक क्लियर है? कोई समस्या किसी को? जल्दी से बताएंगे। हाँ जल्दी से। हाँ निहारिका, एकदम सही बात। हम्म, जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली। तो भाई द्वितीय इंटरनेशनल, जल्दी से एक बार सारे बच्चे, द्वितीय इंटरनेशनल द्वितीय इंटरनेशनल नाम से क्या किए? समाजवादियों ने एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली। किसने बनाया भाई? तो समाजवादी। क्या बनाए? अंतरराष्ट्रीय संस्था बना। अंतरराष्ट्रीय संस्था बना लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है कि इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। देखिए कितना क्विक रिस्पॉन्स होता है। मार्क्स जैसे ही ये बात रखे, मार्क्स क्या बोले? मार्क्स बोले कि भाई अगर तुम लोग चाहोगे तो उद्योगपतियों की हार ही होगी, मजदूरों की ही जीत होगी। और अंत में अगर देखें आगे का जो समाज का भविष्य होगा वो समाजवाद यानी कम्युनिस्टों का ही होगा। अब देखिए कि यहां पे रिस्पॉन्स क्या हुआ कि 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया। ये द्वितीय इंटरनेशनल करके एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बना ली गई। ठीक है, समाजवादियों ने बनाया। दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, जब वो देखे कि उद्योगपतियों के द्वारा उनका शोषण हो रहा है, वो भी क्या किए? वो भी जो है संगठन बनाना शुरू किए। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने क्या किया? कोष स्थापित किया, एक फंड बनाया, एक फंड बनाया। सभी उसमें क्या करते थे? सभी उसमें कुछ अधिशेष अपना रखते गए, जो हारा है, जो उनका कमा रहे हैं। और जैसे ही उनके सदस्यों का कोई भी इमरजेंसी होता है, कोई भी काम होता है, तो उस फंड से उसका मदद किया जाएगा।
यही तो मार्क्स का कहना है। काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब बोले भैया ये काम जो अनलिमिटेड तुम ले रहे हो, आप पहले ही स्लाइड में हम पढ़ाए इससे पहले आपको, इससे पहले के पहले में, कि भाई बच्चा हो चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, सभी उद्योगों में लग गए, कार्यों में लग गए। काम का कोई जो है घंटा लिमिट जो है वो आपका नहीं है, लंबे समय तक काम चल रहा है और मजदूरी इतनी मिल रही है। अब जो है जो मजदूरों के द्वारा ये जो संगठन बनाया गया, इनका कहना है कि भाई काम का घंटा तय निश्चित करो, और दूसरी तरफ बोले कि भाई मताधिकार होना चाहिए, यानी हम लोगों को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए। यह पेरिस कम्यून 1871 का इस चित्र में मार्च और मई 1871 जन विद्रोह को दर्शाया गया। ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद पर मजदूर, आम लोग, पेशेवर, राजनीतिक कार्यकर्ता को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया। उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीजों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ। कम्युनार्डो क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना, यानी लाल झंडा, और मार्सेयेस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था, ठीक है ना। हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे, जल्दी से एक बार, यहां तक चीजें क्लियर। तो मजदूरों के द्वारा इंग्लैंड, जर्मनी में संगठन बनाया जाने लगा है। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। भैया जितना पार्टी बोल रहे हैं वो सब पार्टी याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये जो कह रहा है, उन्हें ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी ही पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहता है 1870 के दशक से पूरे यूरोप में समाजवाद पूरी तरह से फैल गया। मजदूरों के द्वारा संगठन बनाया जाने लगा। मजदूर अपने समूह के लोगों के हितों के लिए क्या किए, कोष तक स्थापित कर दिए, उससे उनको मदद करने लगे। पार्टियां बन गई। 1905 में एक नई पार्टी जो है आपका ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी जो है लेबर पार्टी के नाम से एक पार्टी बना लिए। लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी, लेकिन 1914 तक कहीं पे भी ये सरकार नहीं बना पाए, यानी संगठन ही बना है। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही क्या रहा, दबदबा बना रहा। लेकिन अगर देखें हम तो सरकार में दबदबा किसका रहा, रेडिकलों का, उदारवादियों का, और दूसरी तरफ कह रहा है आपका कि रूढ़िवादियों का। ये सरकार नहीं बना पाए। हाँ, इनके सदस्य जीतते गए और ऊपर में वहां पे विधायिका में जो कानून बन रहा है वो अपने समूह के हितों में बनवाते गए, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो यहां से याद रखिएगा सोशलिस्ट पार्टी, एक सोशलिस्ट पार्टी, एक लेबर पार्टी याद रखिएगा। और इससे पहले वाले स्लाइड पे हम बताए हैं आपको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी से संबंधित जो आपकी है, ठीक है। ये सब आपको क्या करना है भैया, याद रखना है। जल्दी से एक बार बताएंगे। अब अगला पॉइंट आता है रूसी क्रांति। अब यहां तक जल्दी से बता देंगे, यहां तक चीजें क्लियर, जल्दी से। मिर्जा गालिब देखो, ऐसे ही डायलॉगवा मारने से शिक्षा ग्रहण होगा। हम यहाँ पढ़ाइए रहे हैं ना कि भांगड़ा करवा रहे हैं, बताओ तो। हम यहाँ भांगड़ा करवा रहे हैं जो कह रहा है कि शिक्षा जरूरी है, पढ़ाइए न रहे हैं तो पढ़ो शांति से। जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे, क्लियर चीजें, यहां तक आगे बढ़ेंगे हम भैया। अब आया पॉइंट रूसी क्रांति का। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोल, देखिए कितना टाइट है एकदम माहौल खड़ा है।
जब बॉलीवुड का मूवी देखे होंगे, ऐसा ही एगो विलेन का रोल करता था पहले, हैं? ये जार निकोलस द्वितीय है भैया, जार निकोलस द्वितीय का फोटो। हाँ ठीक है, आगे देखिएगा, क्लियर यहां तक। अब देखिए, कहता यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। अब सोचिए, रूस के बारे में क्या लिखा है? रूस के बारे में, रूस के बारे में कह रहा है कि ये सबसे पिछड़ा औद्योगिक देश में से एक था रूस, यूरोप में। अब देखिए, कहता है कि 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो भैया अक्टूबर 1917 रूस में सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा, क्रांति होगी अक्टूबर 1917 में, याद रखिएगा। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो ये अक्टूबर 1917 की क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे एक बार। हाँ, अथवा में टोपी रख ले है, अब एगो और का चम्मच चुम्मच रख ले है कि लग रहा है कि दांत खोदे वाला है, खाना खाने के बाद जो टूथपिक होता है, अथवा में का तो ले ले, टोपी है एगो। देखिए ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थिति पर नजर डालें। एकदम फ्रांस की क्रांति जैसा मार दिया मामला। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति में आपको सबसे पहले ये बता दिया कि भाई बास्तिल किले को ध्वस्त कर दिया गया, 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया। उसके बाद पॉइंट पे आया था कि भाई हुआ क्या था फ्रांस में। वैसे ही बोल रहा है कि अक्टूबर 1917 में रूस में क्रांति हुई और समाजवाद जो है वो क्या किया, वो जो है सत्ता जो है वो प्राप्त कर लिया, सत्ता पे कब्जा हो गया समाजवादियों का। अब कहता है कि रूस में आखिर स्थिति क्या थी जिसकी वजह से अक्टूबर की क्रांति हुई। अब चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला था। आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। थोड़ा समझिए, रूस का कह रहा है कि वर्तमान अगर देखें तो कई देशों का जो है आपका जो है ये एक संघ था, मतलब कई देशों में इसका जो है आपका कई देश इसमें रूस के तहत ही आते थे। 1914 जार निकोलस द्वितीय का समय है। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर इस समय हम देखें तो रूस में जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा थी रूसी ऑर्थोडॉक्स, जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत लोग क्रिश्चियन थे, यानी ईसाई धर्म को मानने वाले। लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहा है कि इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम थे और बौद्ध भी शामिल थे। ये बता दिया यहां पे धर्म का बात। आगे देखिए अर्थव्यवस्था कैसी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, यानी कृषकों का था। क्या था? कृषकों का था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। कितनी जनता? 85% जनता, 85% आजीविका के लिए खेती पर, यानी कृषि कार्य, खेती पर। ठीक है, आगे देखिए। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, यानी पूरे यूरोप में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कृषि पे आधारित लोगों की जनसंख्या जो है, जो प्रतिशत है, वो आपका रूस में ही था।
उदाहरण के तौर पे फ्रांस और जर्मनी में अगर देखा जाए तो खेती पे निर्भर आबादी जो है 40-50% से ज्यादा नहीं थी, लेकिन रूस में 85% लोग कृषि पे निर्भर थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। याद रखिएगा कि ये अपने उपयोग के लिए तो किसान अन्न उपजाते ही थे, दूसरी तरफ कह रहा है कि ये जो किसान थे ये बाजार में बेचने के लिए भी अनाज उगाते थे, क्योंकि रूस जो उस समय था वो विश्व में क्या करता था कि यानी कि दूसरे दूसरे देशों में भी अनाजों का निर्यात करता था, यानी बेचता था। तो किसान अगर उपजाएंगे तभी तो अनाज का निर्यात कर पाएगा। एक आयात होता है, एक निर्यात होता है। आयात मतलब दूसरी जगह से अपने यहाँ मंगवाना, और निर्यात मतलब अपनी जगह से दूसरे यहाँ भेजना, ठीक ना। हाँ, कहता है उद्योग बहुत कम थे, तो उस समय रूस में उद्योग बहुत कम था। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो है प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। तो प्रमुख औद्योगिक इलाके कौन कौन थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, दो याद रखना है, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो प्रमुख औद्योगिक इलाका था। ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। कहता है रेलवे का जब विस्तार होने लगा, तो रेलवे के विस्तार होने से ही क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे भी उद्योग स्थापित होने, यहाँ पे जो उद्योग स्थापित हुआ तो कोयला का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो कह रहा है कि भाई रूसी उद्योग में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, यानी जो फॉरेनर हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे। अब दूसरी तरफ कहता है कि इसके वजह से जब विदेशी निवेशकों का रूस में निवेश बढ़ने लगा, इसकी वजह से कुछ ही साल में कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो गया रूस में, यानी एक अलग लेवल का उद्योग यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, कहता है सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। अब सोचिए, सन 1900 तक कुछ इलाकों में अगर देखें तो कारीगर और जो कारखाना मजदूर थे इनकी संख्या क्या हो गई? लगभग बराबर हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे, युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान देखिए कैसे मुंह ताक रहा है। बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ता हाल मकानों में रहते थे। जिसका कोई नहीं है उसका लंगर है भैया, लंगर में एकदम फ्री में खाना मिल जाए, खा के सो जाइए। ज्यादातर कारखाने जो है उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, याद रखिएगा, निजी संपत्ति। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। देखिए थोड़ा सा चीज सही था कि मजदूर जो है, ज्यादा जो उद्योग है वो उद्योगपतियों का ही है, यानी निजी प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ कह रहा है कि ज्यादा कारखाने उद्योगपतियों का निजी संपत्ति है। अब मजदूरों को न्यूनतम वेतन, ऐसा नहीं कि उनका शोषण हो, उनको एक निश्चित पेमेंट जो है निश्चित किया गया, जो न्यूनतम वेतन मिलता जाए। और दूसरी तरफ कह रहा है कि काम का जो पाली है, यानी कितने घंटे का काम करना है, किस शिफ्ट में करना है, ये फिक्स हो। इसके लिए सरकार के जो है आपके क्या कहता है कि सरकारी विभाग जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे नजर रखते थे कि भाई कितना इनसे काम करवाया जाए इतना, और इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, यानी इनका शोषण ना हो। कहता है लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे पालियों में काम करते। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। अब देखिए, क्रांतिपूर्व रूस में एक डॉर्मेट्री में बने बंकर में सोते मजदूर पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। अब बताइए, अब 10 से 12 घंटा काम, 15 घंटा काम, डॉर्मेट्री में रह रहे हैं। डॉर्मेट्री मतलब सामूहिक रूप से सोने वाला एक जगह होता है जो बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है चीज यहाँ पे। तो ये जो कह रहा है, अब बताइए कि जो सरकार के बड़े जो विभाग है वो इस पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों के साथ ऐसी स्थिति हो रही है कि 10 से 12 घंटा 15 घंटा उनसे काम लिया जा रहा है, ये शोषण हो रहा है।
कहता है सामाजिक स्तर पे मजदूर बंटे हुए थे, कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। अब बहुत सारा मजदूर, जैसे वर्तमान में भी यही स्थिति है, बहुत सारा लोग है जो गांव से संबंध रखे हुए हैं। बहुत ऐसा लोग है तो कहता है कि मैं, मेरे को तो गांव में मन ही नहीं लगता है, मैं तो दिल्ली में मकान बना लिया हूँ। हैं, दिल्ली में मकान बना लिया हूं मैं। और दिल्ली कहाँ बोलता है पता है, दिल्ली किसको बोलता है? नोएडा जाइएगा तो नोएडा में गांव है बहुत, नोएडा में, यूपी में कहीं गांव में घर बना लिया जमीन लेकर के। और गांव में जाएगा तो मैं तो दिल्ली में रहता हूं ना, दिल्ली में मकान बना लिया हूं, इतना का जमीन पड़ा, इतना में घर बना लिया हूं। ऐसा यहाँ पे भी कुछ लोग है, इस शहर में ही रह रहा है। और कुछ लोग क्या कर रहा है, कुछ लोग का अभी भी गांव से संबंध है। कहता है उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। तो भाई उनका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उनको जो एक्सपीरियंस है, इसमें अंतर है। कहता है कि सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। धातु मजदूर जो है उसमें भी अलग अलग मजदूरों में भी प्रकार है। कहता था कि भैया हम तो है धातु कर्मी मजदूर में खुद को साहब मानते थे, उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी, तो धातु कर्मी जो धातु का काम कर रहे हैं उनको ज्यादा जो है एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्ट होते थे, तो वो अपने आप को साहब मानते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, याद रखिएगा। 1914 में जो फैक्ट्री मजदूरों में औरत की संख्या थी वो 14% थी। कितनी? 14%। तो याद रखना है यहां पे 1914 फैक्ट्री मजदूर, महिलाएं 31%, महिलाएं 31%। ठीक है, हाँ। लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। अब सोचिए, मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। अब भैया एक बात बताइए, जो पैसा कमा रहा है दबा करके ज्यादा, तो वो तो बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहनेगा, और जो पैसा कम कमा रहा है उसका पहनावा भी वैसा होगा। वैसे ही जब महिलाओं के वेतन जो है वो पुरुषों से आधा या 3/4 थे, तो ये पहनावा भी इनका वैसा था और पुरुषों का पहनावा भी वैसा था, ज्यादा वेतन मिलता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे का मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। कहता है ये मजदूर जो है संगठन बना लिए थे कि एक दूसरे का मदद करेंगे अपने समूह के लोगों का, लेकिन ऐसे संगठन भी बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में। कहता है आय में असमानता था, आय में असमानता था, पहनावा में अंतर था, ठीक है, वेतन में अंतर था। लेकिन जब कभी किसी को नौकरी से निकाल दिया गया या किसी को मालिक से शिकायत है, तो ऐसे समय पे पूरे मजदूर क्या हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, वो अपनी एकता दिखाते थे और फिर आंदोलन करते थे, विरोध करते थे। कहता है कि देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंत, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंत और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। गांव में किसान थे। पूरे यूरोप में, रूस में सबसे ज्यादा जो है कृषि पे जो है अपना जीवन जो है निर्वाह करने वाले लोगों की संख्या 85% लोग। दूसरी तरफ कह रहा है कि ये जो किसान थे, इसमें भी यहां पे भी अगर हम बात करें तो कहता है कि ये जो विशाल संपत्ति यानी सर्वाधिक संपत्तियों पर जो आपका जो स्वामित्व था वो किनका था, तो ये सामंतों का, राजशाहियों का या ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। कुछ एक दो किसान को अगर छोड़ दें तो वो इनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक ना, एक दो को रिस्पेक्ट करता था।
कहता है नवाब और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। कहता है सामंत और नवाब जो थे इनको जो रिस्पेक्ट जो मिला था, जो विशेषाधिकार मिला था, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा योग्य थे या ऐसा था, ये चाटुकार थे। एक लाइन, क्या थे? चाटुकार थे। ये जार की चाटुकारिता करते थे, उसके प्रति स्वामी भक्त थे, ठीक ना? हाँ, निष्ठा उसके प्रति दिखाते थे। तो राजा कहता था, जैसे देखे होंगे चाटुकारों का एक तरीका देखिएगा, वो आपके मुंह पे बहुत मीठा बोलेंगे, आपके अंदर का बात ले लेंगे, आपके अंदर का बात ले लेंगे, आपको निगेटिव करेंगे, नकारात्मक करेंगे, और फिर मालिक के सामने जैसे एक पालतू कुत्ता होता है ना, वैसे बोलेंगे जी सर, जी सर, और मालिक के सामने अपना पूंछ हिला रहे हैं, मालिक एकदम कुत्ते की तरफ पुचकार रहा है उनको। ये हालत होता है चाटुकारों का, ठीक ना? हाँ, तो ये चाटुकार थे, इस चलते इनको पावर था। आगे देखिएगा, कहता है यहां की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयां भी लड़ी। कहता है यहां फ्रांस जैसी स्थिति नहीं थी, फ्रांस जैसी स्थिति। कहता है कि यहां ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, बल्कि नवाबों को बचाने के लिए बकायदा लड़ाइयां भी लड़े थे। यहां तो नफरत कर रहा है, नवाब का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है रूस में। इसके विपरीत रूस के किसान क्या चाहते थे कि नवाबों को जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। यहां कहता है यहां का किसान क्या चाहता था कि उसका जमीन वहां खींच करके और हम लोगों में बांट दो, कोई रिस्पेक्ट नहीं। कहता है बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे, कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी, 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। तो अब धीरे धीरे यहां पे भी विरोध आपका क्या होगा, विरोध का स्वरूप जो है वो बदलेगा और व्यापक लेवल पे क्या होगा, धीरे धीरे विरोध होने लगेगा। हाँ, कहता है कि रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहां के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। ये पूरे जमीन अपने कम्यून को सौंप दिए और फिर वो जिसको जैसा जरूरत है वैसा वैसा क्या किया, जमीनों को इनमें बांट दिया। जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे तेजी में। हाँ, तूने में शेर बनने का सामने में चूहा से भी बदतर, एकदम सही बात बोले हैं रविनाथ शर्मा, बिल्कुल सही बात। हाँ, ऐसे आवाज में गंभीरता, सीरियसनेस, और मालिक के सामने जैसे ही जाते ही पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाना, इसको कायरता बोल, मेरे डिक्शनरी में क्या बोलते हैं, कायरता बोलते। समझ गए? हाँ, जल्दी से, जिंदगी में वैसे लोगों से सावधान रहिएगा जो आपके मुंह पे मीठा, और खास करके तो वैसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए जो मीठा बोलते हैं। इसी चलते हमको गंभीर लोग और मीठा बोलने वाला पसंद नहीं है, हमको फ्रैंक लोग पसंद आता है जो दिल खोल के मुंह पे बोले, गलत है तो गलत बोलो हमको, ये नहीं कि नहीं सर आप सही हैं सर, आप सही कर रहे हैं सर, और उधर जाकर के मिर्च लगा रहे हैं सर। जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, हाँ, तेजी में एक बार सारे बच्चे। हाँ, इस चलते पुचकारा तभी तक जाएगा बेटा जब तक तुम्हारी वास्तविकता किसी को पता नहीं। जब वास्तविकता पता हो और उसके बाद जब तुमको नजरअंदाज किया जा रहा हो और फिर भी जी सर चल रहा है,
तो समझो कि तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नहीं है। हाँ, पंकज गुप्ता, बिल्कुल सही बात, उसे जयचंद कहते हैं। उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यापनिको के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकान में जाकर के क्या किया जाता था? प्रचार किया जाता था। हाँ, एक एक कारखाने और दुकान में जाकर के प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें जरूरत वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी। जो गैर कानूनी बैठकें थी, जरूरत हुआ बैठक बुला लिया। कहता है कि ये जो है, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठ के आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पे पुलिस को इस बारे में जानकारी देता था कि भैया भीड़ इकट्ठी हो गई है। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरा हो चुका होता था और जरूरी फैसले लिए जाते थे। अलेक्जेंडर सल्यापनिको ऑन द ईव ऑफ 1970। जल्दी से बताएंगे एक बार सारे बच्चे, क्लियर यहां तक? अब देखिए, रूस में समाजवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देंगे। हाँ, जल्दी से एक बार तेजी में सारे बच्चे। यहां तक चीजें क्लियर, बिल्कुल कंट्रोल में ना, कोई समस्या कोई परेशानी किसी को? जल्दी से एक बार बताएंगे, समझ आ रहा नहीं आ रहा? कहता है 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो इलीगल थी रूस में 1914 से पहले। 1914 से पहले रूस में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी कोई लीगल नहीं, सब गैर कानूनी थी। ठीक है। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। याद रखिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1898 मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के क्या किया गया? मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, याद रखिएगा, एकदम साइड में लिख रहे हैं, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। एकदम इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? वर्कर्स पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक ना? 1914 से पहले रूस में जितने भी राजनीतिक दल थे सभी अवैध थे, गैर कानूनी थे। 1898 में मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के रूस में एक जो है पार्टी बनती है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। अब इस पार्टी जो आपकी जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जिसकी स्थापना 1898 में होती है, एक अखबार निकालते थे और उससे लोगों को एकजुट करते थे। ठीक है। हाँ, कहता है कुछ रूसी समाजवादियों को क्या लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। अब कुछ समाजवादियों को क्या लगता था कि जिस तरह से ये अपने कम्युनिटी को सारी जमीनें दे देते हैं और फिर वो जमीन जरूरतों के हिसाब से उन लोगों में एक कम्युनिटी बांट देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है समाजवादी विचार जो है वो किसानों में भी क्या हो चुका है, घर कर चुका है। तो किसान भी समाजवादी विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, कहता है कि इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। तो कुछ समाजवादियों का कहना था कि भाई ये जो मजदूर हैं इनके बस का नहीं है,
बल्कि किसान ही समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक ना? हाँ, कहता है वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस जो है बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। तो इन सबका सोच किसानों की तरफ इनका जो है वो जो है ज्यादा किसानों में विश्वास इनका बढ़ रहा है कि किसान समाजवाद जल्दी ला देंगे। मजदूरों की अपेक्षा वो इसमें समाजवादी विचारधारा उनमें ज्यादा है, वो जीत दर्ज कर लेंगे। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवाद जो है वो काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है इसका गठन कर लिया। तो 1900 में रूस के गांवों में कौन सी पार्टी बनी बाबू? तो 1900 में रूस में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, याद रखिएगा, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ये बनी। याद रखिएगा पार्टियों से क्वेश्चन अगर बने तो। हाँ, इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए क्या किया? संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिकवादी सोशल डेमोक्रेटिक्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। अब ये जो 1900 में जो पार्टी बनी रूस में, इनका कहना था कि भाई सामंतों के कब्जे में जो जमीनें हैं उन सभी जमीनों को क्या किया जाए? बांट दिया जाए। तो किसानों में अब क्या हो कि भैया किसान जो है वो ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं रूस के गांवों में। अब वहां पे जो है समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि किसान ही जीत दर्ज करेंगे। जबकि दूसरी तरफ कह रहा है ये सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का क्या मानना था भाई? लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। लेनिन का मानना है कि किसानों में एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है, वे बंटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। लेनिन का कहना है कि भाई किसान भी कई ग्रुपों में बंटा हुआ है। कुछ अमीर है जो नौकरों से काम करवा रहा है, तो कुछ इसमें पूंजीपति है, कुछ मजदूरी कर रहा है। तो वे सभी जो है, जो पूंजीपति है, जो अमीर है, वो इस समाजवादी विचारधारा का काहे करेगा? समर्थन नहीं करेगा। तो किसान कभी भी समाजवादी आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी कई ग्रुप बटा हुआ है। सबका हित एक ही थोड़ी है, सबका हित अलग अलग है। कहता है सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया जो थे, वे सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। अब जो ये लेनिन का मानना था कि भाई ये जो बोल्शेविक था एक मेनसेविक था। बोल्शेविक जो आपका है यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है, आगे अभी चर्चा करेंगे हम। तो बोल्शेविकों के ये मुखिया थे, नेता थे व्लादिमीर लेनिन। इनका क्या कहना था लेनिन का कि भाई जार जो है वो शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अनुशासित होना चाहिए। यानी जार यानी जो राजा है जो रूस में शासन कर रहा है, इसमें पार्टी इतना क्या होना चाहिए? पार्टी जो है वो अत्यंत क्या होना चाहिए? अनुशासित, डिसिप्लिन वाली होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेम जो मेन सेविक था, इसका मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। बोल्शेविक के प्रमुख जो लेनिन है उनका कहना है कि आपको पार्टी में अनुशासन चाहिए हर स्तर पे, हर स्तर पे, और उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए अपने अपने स्तर पे। मनसेविकों का क्या कहना है? इनका कहना है कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टी में क्या करो, कार्यकर्ता को बढ़ाओ। जल्दी से बताएंगे। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, तेजी में एक बार बताएंगे कि आज पूरा कंप्लीट कर लिया जाए कि इसको छोड़ दिया जाए, कल कंप्लीट किया जाएगा और कल ही इसका एमसीक्यू किया जाएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे। हाँ, जल्दी से बता देंगे कि आज कंप्लीट किया जाए या कल किया जाएगा। तेजी में, काहे कि आज सोमवार है ना, तो सोमवार है तो बहुत सारे लोगों का जो है फास्टिंग भी होगा आज, है
बहुत सारे लोगों का फास्टिंग भी होगा, तो फास्टिंग होगा तो भैया उनको, हालांकि खाने का टाइम तो हो गया है, आप भी लिए होंगे, समूह में खाया जाता है ना। हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे, आज कंप्लीट किया जाए कि कल के लिए छोड़ दिया जाए, जैसा आप लोग डिसीजन लीजिएगा वैसे ही किया जाएगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, क्या है कि जो फास्ट वाले लोग हैं उनको समस्या होगा। विवेक सिंह अभी 30 पेज और है बाबू, 30 24 34 पेज, जल्दी से बताएंगे। हाँ, कि जितना फास्ट वाला लोग है सब, हमको तो फास्ट वाला का समझ आ रहा है कि कल कह रहे हैं, लेकिन ये दो चार गो उसी में जो है, दो चार गो उसी में जो है जिसका फास्ट ना है वो भी कह रहा है कि भैया कल। हाँ हम फास्ट पूछ रहे हैं। चलिए चलिए ठीक है भैया। हाँ, तो उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, यहां से पॉइंट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है ये पसंद आया होगा। हाँ, ये पसंद आया होगा, और आपसे कल की क्लास में फिर सुबह 11 बजे पॉलिटिक कॉम्पिटिटिव चल रहा है, वहां पे टॉपिक वाइज में जरूर जुड़िए सभी लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, 12 बजे से टॉपिक वाइज कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री है, और 4 बजे से जनरल पेपर वाले बच्चे जरूर जुड़े सभी, जिनका जो है जनरल पेपर में जो आपका आता है, तो जीके जीएस आता है आपका, इसी चलते हम साइंस का भी क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए हैं कि आपके अंदर से वो डर खत्म हो जाए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा समझ आया है नहीं समझ आया है, कोई कमी रही हो तो भी जरूर बताइएगा, लेकिन सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ठीक है। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।